बार फिर से स्वागत है सारथी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि सारथी क्लासेस की ओर से आपके लिए जो पहल किया गया है एनसीईआरटी बेसिक के लिए जो पहल किया गया है वो आपको समझ आ रहा होगा। और हमें पता है और आपको ही पता है कि हमने लास्ट क्लास में हिमालय के बारे में बात किया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, उत्तरी मैदान। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उत्तरी मैदान लिखा हुआ, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इसके हर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। बात सही है। अगर आप भारत के मैदानी क्षेत्रों को विशेष रूप से देखें तो इस मैदानी क्षेत्र में विशेष रूप से 3 नदी आपकी अववाहित हो रही है। एक आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिर्फ 3 नदी नहीं हो रही है, 3 नदी तो हो ही रही है, साथ में इसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी इसके साथ आपके अफवाह हो रही है। आगे देखिए, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी लाइन ये कह रहा है, तो लाइन को देखते हैं। लाइन हमसे ये कह रहा है कि जिस मैदानी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस उत्तरी मैदानी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कोई आज से लाखों वर्ष पहले यहाँ कोई मैदानी क्षेत्र नहीं थे। कैसे, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसको समझने के लिए हमें अपने यहाँ देख लीजिए। जैसे ये हिमालय, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, और ये हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसके जो बीच वाले जो भाग थे काफ़ी बड़े गड्ढे थे, और हुआ क्या, लाखों वर्षों में जो नदियों के द्वारा जो अवसाद आती है उससे ये गड्ढे भरते गए। और आपको पहले से पता है कि जब नदियों के जल आगे बढ़ती है तो अकेले नहीं बढ़ती है, उसके साथ मिट्टियाँ भी आगे बढ़ती है, साथ में गोलाज्म भी आगे बढ़ते हैं और साथ में पत्थर भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गड्ढे वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये गड्ढे वाले क्षेत्र क्या हो गया, आपके बढ़ गए, और जिससे किसका निर्माण आपका हो गया, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हो गया। और आपको पता है इस मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की सबसे ज़्यादा उपलब्धता है। और हम जिस बिहार में रह रहे हैं और जो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यहाँ भी आप जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप को देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, इसमें दिया जिससे ये उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो विस्तार कितना आपका है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, जितने भी शब्द हैं उसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिएगा, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 2400 किलोमीटर, ठीक, एवं 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की सघनता इसी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आपको पता भी होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन है, यूपी है। क्यों यूपी में ज़्यादा है, क्योंकि यूपी मैदानी क्षेत्र है। अब जब मैदानी क्षेत्र है, जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जैसे उन्हें मकान बनाना है, आवास का निर्माण करना है, या साथ में उन्हें खेतों में उत्पादन करने हैं, तो ये सारे जो कार्य है आप आसानी से मैदानी वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं। लेकिन आप पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आसानी से नहीं कर सकते। क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम उत्तरी मैदान क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, समृद्ध मृदा पर्यावरण है, पर्याप्त पानी की यहाँ उपलब्धता है, और साथ में अनुकूल जलवायु है। किसके लिए, खेती के लिए। एक और बात यहाँ फैक्ट देख लीजिए, आप अपने नोट्स में कर लीजिएगा, मेंशन आप कर लेंगे, इसको लिख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। यहाँ शब्द को गौर कीजिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, नदी द्वीप, समुद्र द्वीप की बात नहीं हो रही है, नदी द्वीप। तो जो आपका मौजली है किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और मौजली द्वीप देखना हो तो आपको कौन से राज्य में जाना होगा, असम राज्य में जाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नदियाँ
ऊपर से नीचे उतरती है। और आपको पता है कि जो नदियों के जो जल होते हैं हमेशा एक ढाल के माध्यम से, यानी एक ढाल के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसे जैसे ढाल में कमी आती वैसे वैसे जो नदियों के जल होते हैं उसकी गति में भी कमी आती है। तो द्वीप का निर्माण क्यों होता है? तो द्वीप का निर्माण इसलिए होता है कि जब जलों की गति में जब आपको कम कम दिखाई देने को हो, तब आप देख सकते हैं कि द्वीपों का निर्माण हो जाता है। द्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या होते हैं? जिसके चारों ओर आपके क्या होते हैं? जल होते हैं, वो द्वीप कहलाते हैं। आगे, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता। आगे देखते हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नदियों का ढाल कम हो जाता है, उसके बाद जो नदियाँ होती है छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वितरिकाएँ। देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ दिया गया, क्या आप जानते हैं? इसको भी देख लीजिए। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। कभी भी शब्द आएगा दोआब, तो दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। दो तथा आब अर्थात पानी, ठीक है। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच यानी पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी। कहने का मतलब ये हुआ कि पंजाब में कितनी नदियाँ प्रवाह करती है? 5 नदियाँ। आगे, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको उत्तरी मैदानों को समझने हैं तो आप इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो पश्चिमी भाग है उसे आप क्या कह सकते हैं? पंजाब का मैदान कह सकते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी पंजाब के मैदान का जो अधिकांश भाग कहाँ आप देखते हैं? पाकिस्तान में देखते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप सिंधु को देख लीजिए, साथ में सिंधु की जो सहायक नदियाँ कौन है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, और साथ में कौन है? ब्यास है, सतलज है। ये सारी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और आपको पता होगा सतलज नदी पे एक आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? भाखरा नंगल डैम। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाखरा नंगल डैम, लिख लीजिए, भाखरा नांगल। तो भाखरा नांगल परियोजना किस पे है? सतलज नदी पे। चलिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। अगर आप गंगा के मैदान को अगर आप देखते हैं तो इसका विस्तार आप कहाँ देखते हैं? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है। ये मैदान आपको कहाँ मिलता है? यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। इसका विस्तार आप यहाँ तक देख सकते हैं। और अगला हमारा क्या आता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्योंकि हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि अगर हमें मैदानी क्षेत्र को समझने हैं तो विशेष रूप से इसे कितने भागों में बांटने होंगे? 3 भागों में बांटने होंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा? पंजाब का मैदान, दूसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान, और तीसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे देखिए, उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। कभी कभी हमें ये भी लगता है, इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी कभी हमें लगता है कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा विशेषताएं नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो हम सोचते हैं गलत है। क्यों गलत है? आगे देखते हैं। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हम मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं इसमें भी काफ़ी आपको डाइवर्सिटी नज़र आ सकती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैदानी क्षेत्रों को समझने हैं तो कितने भागों में इसे बांट सकते हैं आप? 4 भागों में। 4 भागों में आप इसे बांट सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हम आपको कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक,
देखिए जैसे ये आपकी नदियाँ हैं, सॉरी ये आपके क्या हिमालय पहाड़ है, ठीक। अब ये देखिए ये जो सैम्बल्स है जो हम रेड कलर्स को नीचे कर रहे हैं, ये क्या है, नदियाँ हैं, नदियाँ आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देते हैं, ठीक। जब नदियाँ शिवालिक रेंज से नीचे आती है, यानी शिवालिक रेंज के आसपास रहती है, तो वहाँ ये नदियाँ लुप्त हो जाती है। लुप्त यानी नदियों के जल हमें दिखाई नहीं देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, भाबर। याद रखिएगा, नोट्स, ये नोट्स करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाबर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, भाबर। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक। और जैसे ही भाबर से आगे नदियाँ बहती हैं, यानी नदियों के जल आगे बहते हैं, तो फिर से जो जल हमें भाबर वाले क्षेत्र में दिखाई नहीं देते रहते हैं, वह फिर से स्थल पे आ जाते हैं। उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, तराई। आप इसे क्या कह रहे हैं, तराई, ठीक। तराई में आपको जल दिखाई देते हैं, यानी नदियों के जल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। इससे आगे ये नदी जब आती है तो इसके हम क्या कहते हैं, बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। और जब इसके नीचे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। तो एक बात पता चला कि अगर हमें मैदानी वाले क्षेत्रों को यानी इनके विविधताओं को समझना ठीक से, तो नदियाँ जब ऊपर से नीचे आती है तो आपको कौन विशेषताएं देखने को मिलता है, भाबर के रूप में देखने को मिलता है। उसमें आपको नदियों के जल आपको दिखाई नहीं देते, यानी उस समय जो जल होते हैं वे आपके बड़े बड़े गोलाज्म यानी बड़े बड़े पत्थर के नीचे तैर रहे होते हैं, ठीक। आप यहाँ गोलाज्म इसको मान लीजिए, गोलाज्म, ठीक ठीक। और जो नीचे यानी जैसे आप भाबर के नीचे आते हैं वो आपका कौन सा क्षेत्र है, तराई, ठीक। तराई आपका जंगल वाला इलाका होता है, वहाँ आपके नदियों के जल आपको दिखाई देते हैं, ठीक। उसके नीचे आते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, बांगर। बांगर को हम क्या बोलते हैं, पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान, ठीक। और जब बांगर के नीचे आप आते हैं उसे क्या बोलते हैं, खादर। खादर आपके क्या होते हैं, नए जलोढ़ मैदान। तो कोई आपसे पूछे कि हम जिस जो हमारे बिहार है, बिहार में अधिकांश क्या मिलता है, तो खादर के मैदान मिलते हैं। किसके मैदान मिलते हैं, खादर, यानी नए जलोढ़ के मैदान मिलते हैं। और आपको पता है कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, जिस इंग्लिश में क्या होता है, अलुवियल सॉइल। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक। देखिए नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से हम जान रहे हैं यहाँ, भाबर, यानी शिवालिक के आसपास इसे हम क्या कहते हैं, भाबर, ठीक। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी नदियां आती रहती है यहाँ विलुप्त, यानी आपको दिखाई नहीं देगी। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यहाँ आपको फिर से नदियों के जल दिखाई दे रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ आपको जो फ्लोरा और फौना होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, यहाँ उनकी विविधता पाई जाती है, यानी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ और हमारे देश का विभाजन हुआ, तो जो पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए उन्हें जो भूमि उपलब्ध कराया गया, तो इसी तराई वाले क्षेत्रों से दिया गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करने, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, उसको लोकेशन में देख लेने। और आपको पता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, एक से ये आपका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को क्या कहते हैं, भांगड़ के नाम से जानते हैं। भांगड़ या बांगड़, दो अलग अलग शब्द हमेशा चलता रहता है, ठीक।
तो यहाँ हमने आपको ये कहा कि जब अब नदियाँ ऊपर से नीचे आती हैं तो पहला आपका भाबर हो गया, उसके बाद क्या आपका हो गया, तराई हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, भांगर। और भांगर है आपका क्या, पुराने जलोढ़ के मैदान है, पुराने जलोढ़ के मैदान। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ आपको चूने की मात्राएं आपको ज़्यादा पाई जाएगी। आगे, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है, यानी उसको आप क्या बोलते हैं, कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को आप क्या कहते हैं, खादर। क्या कहते हैं आप, खादर कहते हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो खादर मिट्टी होते हैं वे जलोढ़ मिट्टी के सबसे उत्पादक वाले मिट्टी है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपसे कोई भी एग्ज़ाम वाले कैसे बना सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण दर्शाइए आप, या आप दक्षिण से उत्तर दर्शाइए। किसकी, उत्तरी मैदान की विविधताओं को। तो अगर कोई आपसे बोले कि कैसे दर्शाएं, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ऊपर भाबर, उसके नीचे तराई, उसके नीचे आपका क्या हो गया, बांगर या भांगर, तो बांगर लिख लिया आप। और उसके नीचे क्या आपका हो गया, खादर। मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए हम कर दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके उत्तर से दक्षिण हो गया। लेकिन यही कोई आपसे दक्षिण से उत्तर पूछ ले, यानी नीचे से ऊपर, तो क्या बोलेंगे, पहले खादर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बांगर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तराई हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, भावर। इसलिए हम कहते हैं जो कोई भी बड़ा एग्ज़ाम होता है वह आपके नॉलेज का भी एग्ज़ाम है और साथ में आपके स्मार्टनेस का भी एग्ज़ाम होता है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज़ की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इस शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, वो कैसा आपका, एक मेज़ की आकृति वाला, कैसा आपका, एक मेज़ की, यानी जैसा टेबल हो तो वैसा। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, यानी शैल मीन्स क्या होता है, चट्टान से हुआ। ठीक, ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो गोंडवाना भूमि से हुआ। अब आपके मन में आएगी गोंडवाना भूमि क्या था, तो हम आपको कुछ यहाँ बता सकते हैं। वैसे भी हमारे पास समय कम है, हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जिस वर्तमान भारत को आप देख रहे हैं, तो आज से लाखों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत की स्थिति यहाँ नहीं थी। भारत की स्थिति कहाँ थी, अफ्रीका महाद्वीप के पास थी, यानी विषुवत रेखा के आसपास थी। और आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट चल रहा होता। उसी मूवमेंट के कारण जो भारत के प्लेट का खिसकाव कहाँ होने लगा, आपके उत्तर पूर्व की ओर होने लगा, यानी जहाँ आज वर्तमान में भारत है। तो ये सारे कंसेप्ट हमें पता है कि आपने 11 के ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ आपको चौड़ी पठारी पाई जा रही है और साथ में छिछली घाटियाँ हैं। यानी छिछली घाटी मीन्स घाटी काफ़ी बहाव वाले हैं, मीन्स अगर जल ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसके बहाव काफ़ी तेज होते हैं। ठीक, और पहाड़ी भी कैसा आपका, गोलाकार का। ठीक, तथा दक्कन का आगे, इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस पूरे टॉपिक को समझने, यानी अगर हमें पेनिसुलर प्लेटू को समझने हैं, तो हमें दो चीज़ समझने होंगे। एक तो हमें सेंट्रल हाईलैंड समझना और दूसरा हमें दक्कन का प्लेटू समझना होगा। तो जब हम अगले वाले क्लास में आएंगे तब आपको हम ये अच्छे से बताएंगे, यानी सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है और साथ में दक्कन प्लेटू क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सारथी क्लासेस के द्वारा जो ये पहल किया गया है, विशेष रूप से आपके NCERT बेसिक को ठीक करने के लिए, कहीं ना कहीं सकारात्मक लेकर जरूर आएगा। थैंक यू। अगर कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। शुभ प्रभात।